सुनिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ना विस्कोसिटी पूरा पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में ना हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। लेकिन ना बात को सुनना ध्यान से, मैं अभी आपको तुरंत सरफेस टेंशन नहीं पढ़ाने जा रहा, क्योंकि सरफेस टेंशन पढ़ने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी सी पहले से। तो उनको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और ये रहा आज की क्लास का टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन। अच्छा, इस सरफेस टेंशन ना आपको बहुत ध्यान से और तरीके से सुनना पड़ेगा। इसको ना आपको समझना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपको इसे फील करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर रहेगा कि सरफेस टेंशन है क्या। और यूँ समझ लीजिए कि आप लोग इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इस आखिरी टॉपिक में कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे ना ये सरफेस टेंशन, इसके बाद से फिर आप देख लीजिए बस ये इतना सा पोर्शन रह रहा है, जिसके बाद आपका ये चैप्टर पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। बस ये वाला हिस्सा। चलो आप सुनो ध्यान से सब लोग। सुनिए, आवाज नहीं, देखिए आप सब। चलिए भाई चुप हो जाइए और गौर से सुनिए आप सब। हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है, कोई भी बच्चा बातचीत नहीं करेगा, सब लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर बातचीत कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही है कि नहीं यार बात कर लूँ, तो जिससे बात करनी उसको बाहर ले जाना, उसके कान में बात बोलना और फिर वापस क्लास में आके बैठ जाना, बट यहाँ बात मत करना, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या चीज़ बता रहा हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस टेंशन। लेकिन वो जो सरफेस टेंशन वाला टॉपिक है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऐसा मत सोचना कि ये किताब में कहाँ है। इनसे सवाल आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में इनसे रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल टर्म से जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप पहले हेडिंग लिखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बातें बिल्कुल भी नहीं, सब लोग एकदम शांत रहेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? हाँ बोलो, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? किसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? अरे गलत बात है क्या? हाँ बताइए। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाँ ठीक है। सुनिए ध्यान से, हमारी इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब ना एटम से बनी हैं। एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर के सब्सटेंसेस को बनाते हैं। जैसे ये एक पेन है, और जाहिर सी बात है ये पेन ना बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना। इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इन्हें बांध के रख रहा है, तभी तो ये पेन कैसी शेप में? सॉलिड शेप में। लिक्विड लिक्विड जैसा क्यों है? क्योंकि उसके भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे आप केमिस्ट्री में बॉन्ड कह सकते हैं। इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और जो एटम्स के बीच में फोर्स लगता है उसे क्या बोलते होंगे? इंटर एटॉमिक फोर्स। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। द फोर्सेस बिटवीन the forces between the molecules of the substances, the forces between the molecules of the substances are called intermolecular forces, are called intermolecular forces, are called intermolecular forces। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए जी, दो तरह के होते हैं ये। नीचे लिखिए, देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, कौन कौन से? एक होता है जिसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, या इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ कोहेशन। दोनों बातें सेम है, या तो कहिए कोहेसिव फोर्स या बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। और जो दूसरा वाला टाइप है उसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, या इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ एडहेशन।
तो ज़्यादा छोटा जो पड़ता है वो होता है कोहेसिव और एडहेसिव, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर फोर्स ऑफ एडहेसन या फोर्स ऑफ कोहेशन भी देखते हैं तो भी उनका मीनिंग सेम होगा, यानी कि कोहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोहेशन या फिर एडहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ एडहेसन। लिखिए ज़रा नंबर 1, कोहेसिव फोर्स, COHESIVE, कोहेसिव फोर्स, और फोर्स ऑफ कोहेशन, और फोर्स ऑफ कोहेशन, COHESION, फोर्स ऑफ कोहेशन। नंबर 2, एडहेसिव फोर्स, ADHESIVE, एडहेसिव फोर्स, और फोर्स ऑफ एडहेसन, और फोर्स ऑफ एडहेसन, फोर्स ऑफ एडहेसन, ADHESION। चलिए अब एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हेडिंग लिखिए कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। चलो भाई ध्यान से सुनना, देखो भाई आपको ना मुझे सरफेस टेंशन पढ़ाना है। वो सरफेस टेंशन आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इन सारे फोर्सेस की समझ होगी कि कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, ये सब चीज़ें जान जाओगे तब। और इन सबको ढंग से सुनना, क्योंकि इनमें से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, कंसेप्चुअल, MCQ कोई भी सवाल बना करके दिया जा सकता है। तो ज़रा गौर से सुनना, कोहेसिव फोर्स होता क्या है। देखिए को शब्द का मीनिंग जान लीजिए। को मतलब एक तरह से होता है सेम। अगर आप लोगों को याद हो तो कई बच्चों ने मैथ्स 10 तक तो कईयों ने पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है, उसमें एक टॉपिक पढ़ते थे जिसका नाम था कोलीनियर। पता है किसी को कोलीनियर? ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोलीनियर। को मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब लाइन पर। एक होता है जिसे हम इसी तरीके से, जैसे कोलीनियर बोला ना, ऐसे ही कई लोग ना, एक जगह होती है जहाँ पे सारे लोग मिलके काम करते हैं, उस स्पेस को लोग बोलते हैं को वर्किंग स्पेस, क्योंकि भैया ये वर्किंग स्पेस है, यहाँ सारे लोग साथ काम करते हैं, साथ में सेम जगह के लिए आपने एक वर्ड यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड को। ऐसे एक वर्ड होते हैं जिसे बोलते हैं को इनिशियल। अंदाजा लगा सकते हो क्या होता होगा? जिनका इनिशियल पॉइंट कैसा होता है? सेम। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इससे अब आपको याद रहेगा को मतलब क्या होता है? सेम। अब ये कोहेसिव क्या होता है, बिल्कुल गौर से और ध्यान से सुनो। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इसका क्या मीनिंग है सुनिए। मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है। आप बोलोगे सर ये एक सब्सटेंस ही तो है, कोई भी एक सब्सटेंस प्लास्टिक का बना हुआ है। अब इसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा आप उसे क्या नाम दोगे? दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मेरी बात समझ रहे सब लोग? इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं आपसे सिंपल वे में बोलूं कोई भी चीज, जैसे कि ये एक बोर्ड है, अब बोर्ड पे एक मॉलिक्यूल यहां पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर है। आप बोलोगे सर ये दोनों के दोनों सेम ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा आप उसी को क्या बोलोगे? कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, या फिर आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। अब मेरी बात को गौर से सुनना तसल्ली से। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्लास में पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। जब आप पानी गिराते हो तो पानी भी कहाँ गिर जाता है? नीचे। फिर से सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड। अगर मैं बोलूँ कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, कौन सा फोर्स है जो उन्हें जोड़ के रख रहा है? आप बोलोगे सर कोहेसिव फोर्स। मैं बोलूँ ऐसा क्यों? क्योंकि सर पानी एक सब्सटेंस है और उसी के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आप उसी को क्या नाम देंगे? कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल एक किसी और सब्सटेंस का हो और एक किसी और सब्सटेंस का, तब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा आप उसे कोहेसिव नहीं कहोगे, उसका नाम होगा एडहेसिव। मैं अभी आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आप सबसे पहले लिखिए इसके बारे में। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction between the molecules of the same substance, between the molecules of the same substance, of the same substance। अच्छा अब एक बात सुनिए, अगर आप इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो आप बोल सकते हैं सॉलिड्स।
जो सॉलिड बॉडीज होती हैं उनकी शेप, उनका साइज, उनका वॉल्यूम सब कुछ क्या होता है? फिक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है, और वो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स उन सबको बांध करके रखता है। इसलिए सॉलिड्स के पास अच्छी शेप होती है, उनका अपना खुद का एक परफेक्ट साइज होता है, उनके पास अपना खुद का क्या होता है? एक वॉल्यूम। आप सॉलिड को किसी भी बर्तन में डाल दो, वो उसकी शेप नहीं लेता, जैसी उसकी शेप है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसलिए कोई पूछे सॉलिड की शेप फिक्स क्यों होती है, वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। आप नीचे लिखिए इस बात को। एग्जाम्पल, solids have definite shape and size. Solids have definite shape and size due to strong cohesive forces amongst their molecules. अब लिखिए नंबर 2, दूसरा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। अब सुनिए व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, ये किसे कहा जाता है? सुनना ध्यान से। देखिए, कहते हैं कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ एडहेशन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग अभी जिस कॉपी पर लिख रहे हैं उससे आप पेन से लिख रहे हैं, या शायद कोई बच्चा हो सकता है पेंसिल से लिख रहा हो, आप कॉपी पे पेन या पेंसिल से लिखते हैं। तो एक सब्सटेंस तो वो पेपर हो गया जिस पर आप लिख रहे हैं, और एक सब्सटेंस हो गया आपके पेन में डली हुई इंक, जिसकी मदद से आप लिख पा रहे हैं और आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है इंक के जो मॉलिक्यूल है वो एक डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है, पेपर के मॉलिक्यूल एक डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो इंक ना पेपर के मॉलिक्यूल से स्टिक हो जाती है, तो ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसी को आप लोग क्या बोलोगे? एडहेसिव फोर्स। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप सोच करके मुझे जवाब देना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मान लीजिए मेरे पास कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, और ना मैं उसमें एक और लकड़ी का टुकड़ा या कोई चीज़ चिपकाना चाहता हूँ, तो हम लोग बीच में ना फेविकोल या ग्लू या गम डाल देते हैं और दोनों को आपस में चिपका देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एक ग्लू किसी दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ के साथ कनेक्ट कर देता है, उसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार होता होगा? कोहेसिव या एडहेसिव? एडहेसिव फोर्स। क्योंकि ग्लू के मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका लेते हैं, अपने से चिपका लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में एडहेसिव फोर्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। कभी आपने कभी देखा हो, आपने कभी शायद ऐड देखी हो, ना देखी हो, घर पर कभी भी देखोगे, कई बार ना हम लोग सफ़ेदी करते हैं या लकड़ी का जब काम होता है तो लोग क्या करते हैं? फेविकोल की बाल्टी खरीद के लाते हैं, उसमें पूरा फेविकोल होता है चिपकाने के लिए लकड़ियों के लिए। उस पर आप देखना, उसमें ना नीचे लिखा रहता है हाईली एडहेसिव। अब आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे, अच्छा ज़्यादा एडहेसिव होने का मतलब है कि किसी के साथ भी ना अपना अट्रैक्टिव फोर्स कैसा रखता है? ज़्यादा। इसका मतलब आसान भाषा में आप कह सकते हैं दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है, और अगर सेम ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स हैं तब उसे आप क्या बोलोगे? कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब आप पेपर पर अपने पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं, क्योंकि इंक और कागज के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है? एडहेसिव। लिखिए जरा इसके बारे में। It is the force of attraction. It is the force of attraction between the molecules of two different substances. Between the molecules of two different substances. नीचे लिखिए एग्जाम्पल। It is due to the force of adhesion. It is due to force of adhesion that ink sticks to paper while writing. Ink sticks to paper while writing. While writing. फर्स्ट। अब आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं NOTE नोट में। दोनों बातें बड़े ध्यान से सुनना। ये बातें टीचर्स वाइवा में भी पूछते हैं,
और ये हमारे पेपर में तो पूछा ही जा चुका है भाई, ध्यान से सुनना, सब लोग तसल्ली से समझना भाई। आज की क्लास थियोरेटिकल है, कोई फार्मूला कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं, लास्ट में छोटा मोटा एक फार्मूला आएगा तो आएगा, नहीं तो वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे। अब सुनते रहे, मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ और दोनों को बड़े गौर से सुनना। आप ना एक कांच का ग्लास ले लीजिए, कांच का एक ग्लास, उस ग्लास को ना पानी से भर लीजिए और उसके बाद उसमें जो भी पानी है उसे ज़मीन पर वापस गिरा दीजिए। आप देखोगे कुछ पानी की बूंदें ना ग्लास के अंदर, कांच के अंदर चिपक गई, और पानी की बूंदें अगर ग्लास में रह गई तो हम इसी को आम भाषा में बोलते हैं कि भैया हमारा ग्लास ना गीला हो गया, पानी ने उसे क्या कर दिया, वेट कर दिया, यानी कि गीला कर दिया। अब टीचर्स हमसे यही पूछते हैं कि पानी कांच को गीला कर देता है, क्यों, कैसे, उसको एक्सप्लेन करिए। अब सुनिए ध्यान से, सब लोग बात को सुनना, पीछे ध्यान दो। इधर सपोज कर लीजिए ये आप लोगों के पास इस तरीके से कोई भी एक कांच का ग्लास है, ये रहा एक कांच का ग्लास। इस कांच के ग्लास में जब आप लोग पानी डालते हैं तो पानी की कुछ बूंदें ना यहाँ पर रह जाती है, चिपक जाती है नीचे की तरफ, और जब वो बूंदें यहाँ रह जाती है तो हम बोलते हैं कि भैया हमारा ग्लास जो है वो क्या हो रखा है, गीला हो गया, कांच जो है वो गीला हो रखा है, वेट। तो इसके अंदर ये पानी आखिर इसको गीला कैसे कर देता है, सुनना ध्यान से। यहाँ दो फोर्सेज हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक तो आप देखेंगे ये आपके पास कांच और कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है, कोहेसिव, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कौन सा फोर्स है, कोहेसिव। लेकिन कांच और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव। जब आपने ग्लास में पूरे का पूरा पानी भरा था और जब पानी नीचे गिरा थे तो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एक एक करके कहाँ गिरते जा रहे थे, नीचे। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इस जगह पर भी पानी के मॉलिक्यूल्स थे और कुछ पानी के मॉलिक्यूल ग्लास के साथ कॉन्टैक्ट में भी है। जब ये पानी का मॉलिक्यूल नीचे गिरा, ग्लास से निकल के नीचे जा रहा था, तब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स था वो कमजोर था एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ग्लास एंड वाटर। मेरी बात समझ रहे सब लोग? इसीलिए तो एडहेसिव फोर्स ने कुछ पानी की बूंदों को गिरने से रोक दिया और अपने पास अट्रैक्ट करके चिपका के अपने पास रोके रखा, जिसकी वजह से ना आपका ये जो ग्लास है वो कैसा हो गया, वेट हो गया। तो अगर कोई टीचर पूछे कि कांच के बर्तन में पानी डालने पर जब वो पानी निकालते हैं तो वो बर्तन ना वाटर से, पानी से गीला कैसे हो जाता है, तब आप क्या जवाब देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे द फोर्स ऑफ कोहेशन, यानी कि जो कोहेसिव फोर्स है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इज लेस देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास। क्लियर एकदम? यानी कि कांच और पानी के बीच का एडहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पानी और पानी के बीच के कोहेसिव फोर्स की वजह से। अब लिखिए इसके बारे में। नंबर 1 NOTE नोट लिखिए और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, वाटर वेट्स द वॉल्स, वाटर वेट्स द वॉल्स of its glass container, of its glass container, because the adhesive force between water and glass is greater than the cohesive force between water molecules. फुल स्टॉप। अब ना जो दूसरा पॉइंट है ना, वो जवाब ना आप खुद अंदाजे से दे पाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, फिर मैं इसको समझा के लिखवा भी दूंगा। कहते हैं जब आप इस कांच के ग्लास को लीजिए, उसमें पानी के बजाय मरकरी डाल दीजिए और मरकरी डालने के बाद पूरा मरकरी ग्लास से बाहर निकाल दो, आपको ना दिखेगा कि ग्लास के अंदर जरा सा भी मरकरी नहीं बचेगा। इसका मतलब मरकरी जो है वो कांच से नहीं चिपका। आप ये कहोगे कि मरकरी कांच को गीला नहीं करता, वेट नहीं करता, और उसकी सिंपल सी वजह क्या, कोहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। समझ गए सब लोग ना? अगली लाइन में लिखिए जरा, नंबर 2, मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, मरकरी डज नॉट वेट ग्लास because the cohesive force between the mercury molecules, the cohesive force between the mercury molecules is much greater than
is much greater than the adhesive force between mercury and glass. Adhesive force between mercury and glass. फुल स्टॉप। हो गया भाई, सबको क्लियर यहाँ तक ये बात? अब देखो, हम आगे वैसे पढ़ेंगे, बट आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे, या कई लोग ऐसे कपड़े दिखाते कि देखो ये ऐसे कपड़े, इस पर आप पानी डालोगे तो ये गीले नहीं होते। देखे ना ऐसे कपड़े कई सारे ऐसे, उनमें कुछ हद तक यही रीज़न काम करता है भाई। और आगे चल के एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ आप और अच्छे से चीज़ों को जान पाओगे। तो चलो ये पता लग गया, और ये हमारे पेपर के सवाल हैं जो दोनों बातें बताई हैं। इनमें मेरा वक्त लगा, मैं ये नहीं पढ़ा था तो मैं और आगे निकल जाता और जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर देता, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एग्जाम में आता है, और दूसरा ये फिजिक्स है, जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक आप नहीं जानते। वरना इससे पहले जब आपको कोहेसिव एडहेसिव ये नाम ही नहीं पता था तो आप बोलते क्या कैसा टीचर है यार, गिलास में पानी डालेगा तो गीला नहीं होगा क्या? होगा गीला, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए आप ज़रा बात को ध्यान से सुनना। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, इन जो फोर्सेस को बताया इनका इस्तेमाल होगा जब मैं सरफेस टेंशन को समझाऊंगा और सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसलिए अभी तैयारी चल रही है उस टॉपिक तक पहुंचने की। और ये मत सोचना कि अच्छा ये उसके लिए पढ़ रहे हैं, ये सब पेपर में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब एग्जाम में आ चुका है और कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बिना आपको सरफेस टेंशन समझने में दिक्कत रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सबसे पहले, मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज, रेंज। अच्छा, अब एक बात सुनिए, हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह के, एक एडहेसिव और एक कोहेसिव। और ये कौन से फोर्सेस हैं जी? ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल तो कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स तो एडहेसिव फोर्स। अच्छा, मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये रहा, इस मॉलिक्यूल का नाम रख दिया ए, और एक मॉलिक्यूल बहुत 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 ज़्यादा दूरी पर है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या रख दिया बी। तुम्हें क्या लगता है ये मॉलिक्यूल उतनी दूर रखे हुए मॉलिक्यूल को फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। आप बोलोगे सर जब ये पास में होंगे तभी ये फोर्स लगा पाएंगे, क्योंकि इनकी रेंज ना थोड़ी कम ही होती होगी, नज़दीक वाले ही मॉलिक्यूल फोर्स लगा पाएंगे। इसका मतलब आपका ए मॉलिक्यूल बी के ऊपर क्या अप्लाई कर पा रहा है? फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आप बी को थोड़ा दूर ले जाओ तो भी शायद ये फोर्स लगाएगा, और दूर ले जाओ तो भी लगाएगा, और दूर ले जाओ तो भी लगाएगा। बहुत दूर ले जाओगे बोलोगे अब नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक ही रेंज से ही कहाँ चला गया? बाहर। तो आपसे कोई बोले रेंज होती क्या मॉलिक्यूलर रेंज, तो एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक रखे हुए मॉलिक्यूल्स पर एप्रिशिएबल या ठीक ठाक फोर्स लगा सकता है, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। और जब हमने देखा कि अगर ए और बी है कि कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक ठीक ठाक फोर्स लगा पाएगा, ठीक ठाक का मतलब भैया इससे आगे जाओगे तो भी ये फोर्स लगाएगा, मगर ये इतना कम लगाएगा, इतना कम कि जिससे आप बोलोगे यार ये तो ना के बराबर है, उसे क्या कर दो? इग्नोर कर दो। इसलिए तो जब इस डिस्टेंस को नापा गया तो सॉलिड और लिक्विड के केस में ये डिस्टेंस आया 10⁻⁹ मीटर। तो इसी 10⁻⁹ मीटर को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताना जरा ये जो सी मॉलिक्यूल है क्या ए इस पे फोर्स लगाएगा, आप इनके बीच का डिस्टेंस नाप लो। अगर वो डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर जितना या उससे कम हुआ तो आप बोलोगे हाँ सर जी ए ना सी पर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि सी इसकी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन अगर सी का डिस्टेंस इससे 10⁻⁹ से कैसा हो गया? ज्यादा। अब आप बोलोगे इसकी मॉलिक्यूलर रेंज में नहीं है, ए मॉलिक्यूल सी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो आसान भाषा में आप क्या कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक एप्रिशिएबल फोर्स लगा सकता है, ठीक ठाक फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर, इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। और सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए मॉलिक्यूलर रेंज की वैल्यू लगभग 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है। आप लिखिए पहले, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which, it is the maximum distance up to which a molecule can exert some appreciable force of attraction, on other molecules, full stop. It is of the order of
10 raised to the power minus 9 meter. It is of the order of 10 raised to the power minus 9 meter in solids and liquids. फुल स्टॉप. अब आप ये डायग्राम बना लो, ए बी और इनके बीच का डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 9 मीटर. हाँ, ऑन करो. ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? चलो चुप हो जाओ, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सब लोग. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. बातें नहीं, बस ध्यान दीजिए जरा. अच्छा सुनिए, व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अच्छे से समझना, क्योंकि ना मैं आगे चल के ना आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. उस थ्योरी में ये सब यूज होगा जो आप बताने जा रहे हैं. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. कोई जानता है इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? क्या चीज? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. एक्चुअल में ये भाई, हाँ क्या करना? अरे वाह, शुद्ध हिंदी, प्रभाव करना. वेरी गुड, अच्छी बात है, कभी कभी बोलते हैं. ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से. सुनिए, व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. आवाज नहीं, सुनिए आवाज नहीं. एक्चुअल में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक इमेजिनरी स्फीयर है. ध्यान दो, इमेजिनरी स्फीयर जो हम ड्रॉ करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए. सुनना ध्यान से. मान लो, आवाज़ नहीं, सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है और ना आपने इस मॉलिक्यूल से कुछ दूरी पर, मान लेते कितना, 10 की पावर माइनस 9 मीटर की दूरी पर एक मॉलिक्यूल रखा था और आपसे पूछूं क्या ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? आप बोलोगे हाँ लगाएगा. मान लीजिए वाला मॉलिक्यूल जो है, इसका नाम क्या रख दिया मैंने? M. अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट का, इस मॉलिक्यूल का नाम A. एक और मॉलिक्यूल है, उसका नाम है B. उसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर. तो M मॉलिक्यूल B के ऊपर भी क्या अप्लाई करेगा? फोर्स. ऐसा ही अगर मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ ले लूँ C, उसका भी डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 9, तो आप बोलोगे सर ये भी मॉलिक्यूलर रेंज में, इसके ऊपर भी क्या लगेगा? फोर्स. या आप ऐसे बोल दो, सर आप एक काम करो, इस मॉलिक्यूल को ना सेंटर मान लो और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान लो, और ऐसा मान के पूरे का पूरा क्या बना दो? एक स्फीयर बना दो. और बस यूँ बोल दो, सर जी इस स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर M मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा, स्फीयर के बाहर जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा. बस इसी स्फीयर का नाम ही रख दिया गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. आप बात समझ गए? तो आप कह सकते हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर जिसको ड्रॉ करने के लिए हमने मॉलिक्यूल को क्या मान लिया? सेंटर, और मॉलिक्यूलर रेंज को क्या मान लिया? रेडियस. बस यही बन गया आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल अंदर होगा इसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर पाएगा, और जो भी मॉलिक्यूल इससे बाहर रहेगा वो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से कहां पर है? बाहर. इसका मतलब ये उसके ऊपर फोर्स लगा नहीं पाएगा. जब मैं आपको आगे चल के टॉपिक थ्योरी पढ़ाऊंगा और मुझे ये पता करना होगा कि क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नहीं, बस आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लो. अगर वो स्फीयर के अंदर रहा तो फोर्स लगेगा, नहीं रहा तो फोर्स नहीं लगेगा. बात समझ गए? तो सुनना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसे हम ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूल को सेंटर मान करके और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान करके. जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं, आपका ये मॉलिक्यूल जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपने बनाया है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल इस स्फीयर के बाहर है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा. आप लिखिए इस बारे में. ए स्फीयर ड्रॉन around a molecule, a sphere drawn around a molecule as center with a radius equal to the molecular range is called sphere of influence of the molecule. Is called sphere of influence of the molecule. Full stop. The molecule at the center
attracts all the molecules, attracts all the molecules laying in its sphere of influence, lying in its sphere of influence, in its sphere of influence. लिख लिया भाई सभी ने? आप एक काम कीजिए, ये वाला डायग्राम बना दो. बातें बिल्कुल नहीं भाई. इस तरीके से एक स्फेयर बनाइए, ये इसका रेडियस 10 की पावर -9 मीटर, बस यही है आपका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, और यहां लिख देते हैं m, इसका मतलब ये m एक मॉलिक्यूल है. अरे भाई नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? बात हुई थी ना अभी की, बात नहीं करनी, फिर क्यों बात कर रहे हो? नहीं, ध्यान दो इधर सामने, बस चुप रहिए, सुनिए ध्यान से. तो पता लग गया व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब हम बात करते हैं आगे की. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म. हाँ फिल्म, वही फिल्म जो पिक्चर देखते जाते हो. नहीं भाई, फिल्म का मतलब पतली सी परत. अच्छा सुनिए, देखिए मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक वेसल है, एक बर्तन है जो कि कुछ ऐसा है. सपोज कर लेते हैं ऐसे बना, बड़ा गंदा बर्तन बना है भाई, अच्छा सा बर्तन बनाते हैं. चलो भाई सुनो ध्यान से. मान लीजिए आपके पास एक वेसल है. इस वेसल के अंदर ना मैंने लिक्विड को फिल कर दिया. सपोज कर लीजिए कोई भी एक लिक्विड है जो इसके अंदर भरा है. मान लीजिए इसमें पानी भरा है. अरे यार मान जाओ भाई, अब तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास? 2-3 बंदे तो ऐसे जिनको मैंने देख भी लिया कई बारी, मगर फिर भी नहीं मान रहे. और स्टार्टिंग में ही बोलता भाई मत करना बातें, पता नहीं यार अब क्या करूं. मुझे ये बताओ, तुम ही लोग बताओ, तुम होते मेरी जगह और तुम किसी को बार बार बोलते मत बात करियो, और कोई बंदा बात करे तो तुम क्या कहते? गले लगाते बोलते भाई यार तू सही कर रहा है, तू बात कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले, क्लास जाए भाड़ में, फिजिक्स ही तो ले रखी है, अगले साल पास कर लेंगे, जरूरी थोड़े ना इस साल ही पास करना. हमारा बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो करनी ही पड़ेगी. ऐसा करते क्या करते बताओ? जब बोल दिया भाई ध्यान दो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि भाई वो एक होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, एक फोकस बना रहता है, वो चीज़ वो बने रहने तो तुम पता नहीं लगता है मन ही मन में ना लगे रहते हो. आवाज़ बातें कि आज ये 4 बातें, ये तो पक्का बता नहीं कुछ भी करके, जैसे ही मास्टर इधर उधर होगा तुरंत तेरे को बता दूंगा, ध्यान रखे इस बात का. मत करो, थोड़ी सी शर्म दिखाओ, जरा सी दिखाओ, इतनी बस, ज़्यादा नहीं. ठीक है, चुप रहना, ध्यान से सुनना बातें. अब ये आपके पास इस तरीके का एक कंटेनर है, आपने इसके अंदर पानी फिल कर दिया, लिक्विड को ही भर दिया. कहते हैं कि आपके पास ये जो लिक्विड की सरफेस है ना, जो फ्री सरफेस है बिल्कुल टॉप वाली, वो सरफेस जिसकी थिकनेस उतनी ही होती है जितनी मॉलिक्यूलर रेंज है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर. बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म. तो इसी को कहा जाता है सरफेस फिल्म. दिस इज द सरफेस फिल्म. तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज सरफेस फिल्म, तो आप कह सकते हैं कि लिक्विड की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म. आप लिखिए पहले इसके बारे में. ए थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, a thin film of liquid near its surface, having thickness equal to the molecular range for that liquid is called surface film.
इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है भाई, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई और मैंने बिल्कुल आराम से इनको सब कुछ क्लियरली बताया। कौन सी टर्म्स क्या है, घर जाके एक बार रिवाइज करोगे, सब कुछ आपको याद रहेगा, आप नहीं भूलोगे कुछ भी। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। अब आप हेडिंग लिखिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, और देखो भाई आज खाली इतना ही पढ़ाऊंगा सरफेस टेंशन क्या होता है। कल से हम इसके बारे में, इसके फॉर्मूले और डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, लेकिन आज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरफेस टेंशन किसे कहा जाता है और क्या होता है। सुनिए ध्यान से, कर लिया सभी ने कंप्लीट? किसी को बात करने की चुल मच रही है, बाहर जाके कर लो बात, अभी मत बोलना जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, व्हाट इज सरफेस टेंशन, किसे कहते हैं? अच्छा, नाम से तो लग रहा है सर सरफेस पर जो टेंशन होती है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। कुछ हद तक ठीक भी है, सही है कि हाँ भाई सरफेस पर जो टेंशन होती है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, सरफेस टेंशन। मगर किसकी सरफेस? लिक्विड की सरफेस, गैसेस की सरफेस नहीं, सॉलिड की बात नहीं कर रहे हम, बात करें किसके बारे में, लिक्विड की। कहते हैं लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है उसके ऊपर में एक टेंशन होता है, एक तनाव होता है, एक खिंचाव होता है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। और मैं इसमें ना टाइम लूंगा भाई और ढंग से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक करके ऐसी चीजें जो आप अपने आसपास रोजाना की जिंदगी में देखते हो लेकिन शायद कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि अच्छा ये सब कुछ सरफेस टेंशन की वजह से होता है। हम वो सब कुछ यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर अगली क्लास में या जो भी टाइम होगा, जितना भी होगा, आज जितना होगा होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम प्योर अपना थियोरेटिकल फॉर्मूला, एग्जाम, सवाल, सारा कुछ वो करना स्टार्ट करेंगे। बट अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरा पेपर है तो मुझे सरफेस टेंशन कैसे लिखना है, सिर्फ आपको ढंग से समझना है। बिल्कुल ध्यान देना, थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसके अंदर ही हम खत्म करेंगे। कहा जाता है कि जब कभी भी कोई भी लिक्विड रेस्ट पर होता है, रुका हुआ लिक्विड दैट इज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पर होता है तब ना उसकी सरफेस को देखने पर ऐसा पता चलता है जैसे कि उसकी सरफेस पर ना कोई एक पतली सी मेम्ब्रेन, कोई एक पतली सी परत, कोई एक पतली सी चादर बिछी हुई है और वो चादर ना एकदम टाइट खींची हुई है, बिल्कुल तनी हुई चादर है। उस चादर को जब हम टच करके देखने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली टूटती नहीं है, उसको दबाते हैं तो हल्की सी दब जाती है और जैसे हाथ हटाते हैं वापस क्या हो जाती है, सीधी। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस सरफेस के ऊपर ना हमें टेंशन, खिंचाव, तनाव नजर आता है। अब क्योंकि वो टेंशन सरफेस के ऊपर है इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन। जैसे अभी ये शर्ट का कपड़ा आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये शर्ट का कपड़ा ना बिल्कुल एकदम लूज सा हो रखा है। अगर मैं इसे पकड़ूं और यूं कस के खींच लूं तो अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तनाव, टेंशन। अगर मैं इसको हल्का सा दबाऊं तो ये दब जाएगा, लेकिन जैसे ही हाथ हटाऊंगा वापस ये क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो जैसा तनाव आपको शर्ट के कपड़े पर दिखा ना, खिंचा हुआ एकदम टाइट सा, वैसा ही तनाव आपको रुके हुए लिक्विड की सरफेस पर भी नजर आएगा। और उसी सरफेस पर जो तनाव नजर आएगा उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। और मान लो ऐसा लगता है जैसे कि लिक्विड ना एक पतली सी चादर से, एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ हो, इस तरीके से फील होता है। और कहते हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी लिक्विड्स हैं ज्यादातर केसेस में, वो सभी के सभी लिक्विड ना अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके, छोटा करके अपने सरफेस एरिया को मिनिमम से मिनिमम बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों से बोलते हैं तो कहते हैं देखो बारिश की बूंदें ना गोल होती हैं, बारिश की बूंदें और किसी शेप की भी तो हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे छोटा सरफेस एरिया अगर किसी शेप का होता है तो वो किसका होता है, एक स्फीयर का। ठीक है, मैं अभी आपको ना यहाँ पर और भी बातें समझाता हूँ, अभी लिखना कुछ नहीं है, तसल्ली से देख लो, एंड में लिखवाऊंगा, बस आप बात को ध्यान से सुनना। सुनो, चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से बात को समझना शुरू करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके सामने ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर ना वाटर का एक स्ट्रक्चर बना करके देखा। स्ट्रक्चर मतलब मान लीजिए बहुत सारी पानी की छोटी छोटी ये बूंदे हैं, या मान लीजिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और मैंने इन सबको ऐसा बना रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पर यूं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये रहे आपके पास वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सब के सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, चिपके हुए हैं, और सबके पता है ये सारे के सारे फोर्सेस सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं। तो आप इन्हीं फोर्सेस को क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड, कौन सा फोर्स,
कोहेसिव, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अंदर भी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दिए और मैंने बोल दिया कि चलो मान लो पानी ऐसे पड़ा हुआ है। तो आप सब लोग पहले ही बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो पानी कभी होता ही नहीं। आप अगर पानी को छोड़ दोगे तो वो हमेशा अपनी शेप को बहुत ज़्यादा छोटा कर लेगा, सिकुड़ जाएगा और अपनी शेप को कोशिश करेगा कैसी शेप बन जाए, स्फेरिकल। मैं इसमें और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ। याद रखना, मैं समझाने के लिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर बस मैं एक डायग्राम बना करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए पूरा अंदर बाहर हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ वाटर के छोटे छोटे बहुत सारे क्या हैं मॉलिक्यूल्स, इनमें भी यहाँ पर वाटर के बहुत सारे क्या हैं मॉलिक्यूल्स। मैं सारे नहीं बना रहा, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर हम एक काम करें, इस एक मॉलिक्यूल को देखते हैं, कौन सा, ये वाला एक मॉलिक्यूल, और ध्यान से देखते रहना, मैं इस सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले एक मॉलिक्यूल को देख रहा हूं। तो आपको मैंने बताया ना, सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव। तो इस वाले मॉलिक्यूल को ये बगल वाले मॉलिक्यूल अपनी ओर फोर्स लगा के क्या करेंगे, खींचेंगे। इस मॉलिक्यूल को ये वाले मॉलिक्यूल भी अपनी ओर फोर्स लगा के कहाँ खींचेंगे, नीचे की तरफ। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी इसे फोर्स लगा के कहाँ खींचेगा, अपनी ओर। अच्छा, जब ये वाला फोर्स इधर लगेगा, ये मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगाएंगे, तो आपने तो पढ़ा है ना वेक्टर वाले चैप्टर में, अगर एक फोर्स ये रहा दूसरा ये रहा तो रिजल्टेंट कहाँ से जाता है, बीच में से। इसका मतलब है ये वाला फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लगेगा, तो बोल दूं इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल फोर्स कहाँ पर लगेगा, अंदर की तरफ। अब भैया अगर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये कहाँ भागेगा, अंदर की ओर। और जब ये अंदर की ओर भागेगा तो तुम्हें क्या लगता है इसकी शेप ऐसी रह पाएगी क्या, कैसी शेप हो जाएगी, गोल। इसका मतलब अब ये शेप अपने आप को कैसा बना लेगा, इस तरीके का। और जब ये इस तरीके का अपनी शेप को बना लेगा तो आप लोगों को जो वाटर इस तरीके का दिखेगा, आप लोगों को एक्चुअल में जो शेप नजर आएगी ना वो कुछ ऐसी नजर आएगी। और आप बोलोगे हाँ सर, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें ये लग रहा है कि सच में ना वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो इकट्ठा मिलेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने एरिया को कम से कम बनाएं। और कम से कम बनाने के लिए उन्हें अपनी शेप कैसी बनानी पड़ेगी, स्फेरिकल। भाई ये समझ में आ रहा है, लॉजिकली सेंस बन रही है ना इस बात से, क्योंकि खाली इधर थोड़े ना होगा, इधर भी ऐसे होगा। तो ये वाली शेप भी अपने आप को इधर कर लेगी, इधर से भी ऐसा हो जाएगा, इधर से भी ऐसा हो जाएगा, इधर से भी ऐसा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वाटर की शेप ना ऐसी तो नहीं हो सकती, पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी की जब पानी इकट्ठा होगा तो वो हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को खींचने में लगे पड़े। और जब सभी एक दूसरे को खींचने में लगे पड़े कोहेसिव फोर्स की वजह से, तो सब एक दूसरे के बहुत नजदीक जाएंगे। और अगर नजदीक जाएंगे तो अपने एरिया को सबसे छोटा करेंगे, अपनी शेप को सबसे कम बनाने की कोशिश करेंगे, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेंगे। और जब आप मैथ्स के अंदर सारे सरफेस एरियाज को चेक कर लीजिए, सबसे छोटा सरफेस एरिया अगर किसी शेप का होता है तो वो किसका होता है, स्फेयर का। अगर वॉल्यूम कैसा है, फिक्स्ड। मतलब आप लोगों को अगर मैं फिक्स वॉल्यूम की मिट्टी दे दूं और बोलूं तुम्हें जो मन करे वो वाली शेप बनाओ, और तुम उस वॉल्यूम के या उस अमाउंट ऑफ मिट्टी से जो भी आपके पास है या कोई भी क्ले है शेप बनाओगे, तो सबसे छोटा सरफेस एरिया अगर किसी शेप का होगा तो वो कौन सा होगा, स्फेयर। तो क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, किस फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से, तो ये ना अपने आप के एरिया को मिनिमाइज करने में लगा रहता है। और इसी प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दे रखा है क्या, सरफेस टेंशन। अब सुनना एक बात और, जब आप इस चीज को यहां पर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो देखना जरा, इस चीज को मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना जरा। जब आप इसे नोटिस करोगे, देखोगे अच्छे से, तो आपको पता लगेगा सर एक मॉलिक्यूल ये रहा, इसको बगल वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसे इधर खींच रहा है, अंदर वाली मॉलिक्यूल इसे इधर इस तरह खींच रहे हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इसको खींचे रखेगा, ये इसको खींचे रखेगा, ये सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। अब कोई चीज आप सोचो कि चलो छोटा सा कोई एक पार्टिकल लाता हूं मैं, इसके अंदर डाल देता हूं, तुम्हें क्या लग रहा है इस पार्टिकल को अंदर जाने की जगह मिलेगी, नहीं। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऐसे खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से हमें ना इनकी सरफेस ना एक मेम्ब्रेन की तरह दिखती है। ऐसा लगता है भैया कोई परत है और उस परत को किसी ने कस के टाइट कर रखा है। जब आप उसे छूओगे तो फील होगा, ऐसे मैं छूने की बात कर रहा हूं कि आप ये उंगली से छूओगे तो इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत छोटे लेवल पर जूम करके देखोगे तो आपको लगेगा एक परत है। आप उसको सुई से, पिन से ऐसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी उसको तोड़ने में, क्योंकि वो एक सरफेस है और वो बहुत तेजी से टाइट खींची हुई है। इसी सरफेस पर जो टेंशन होगी आप उसी को क्या बोलोगे, सरफेस टेंशन। और हम लोग इस चैप्टर में सरफेस टेंशन को किससे दिखाएंगे, एस। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। तो वैसे अगर कोई बोले व्हाट इज सरफेस टेंशन, क्या होता है, तो आप सुन लो ध्यान से। आप ये कहोगे सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट। कोई लिक्विड रेस्ट पर है, उसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से
आपका जो लिक्विड की फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेच खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह क्या करती है, बिहेव, और ये अपने सरफेस एरिया को क्या करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बारिश की बूंदें हमेशा कैसी शेप में बनने की कोशिश करती हैं, स्फेरिकल। हम इसके बारे में और बात करेंगे और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। पहले आप लिखो, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको। आवाज नहीं, लिखिए जरा। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, surface tension is the property by virtue of which virtue, virtue of which the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stretched membrane, behaves like an elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area, to occupy minimum surface area, फुल स्टॉप। मेरी बात सबको समझ में आई ना? अब भाई आप लोगों को ना कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा बीच में बोलेगा नहीं। कई लोग ना डिस्कशन स्टार्ट कर देते, चल अब बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करोगे। और गौर से सुनना। देखो भाई, कई सारे फिनोमिना हैं। आज मैं टाइम के चक्कर में नहीं पड़ रहा कि मेरे को इतना लिखवाना भी उतना लिखवाना है। आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लो, समझ लो। वक्त बचेगा तो मैं लिखवा दूंगा, नहीं बचेगा तो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं, कल की क्लास में मैं समझाऊंगा भी इनको, एग्जाम्पल्स को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले ना हम एक ना छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से सुनना। एक सिंपल बेसिक बात मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे उस चीज़ को समझाता हूँ। सुनो। अच्छा, आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ कम डेंसिटी में डूब जाती है। पता है, आप एक काम कीजिए, इस तरीके से ना एक बर्तन ले लीजिए, एक वेसल, उस वेसल के अंदर ना पानी भर लीजिए, पूरे का पूरा पानी भर लीजिए। और पानी भरने के बाद ना इस तरीके से एक सुई ले लीजिए, सुई जिससे आप कपड़े सिलते हैं ना, सुई। उस सुई को अगर आप ऐसे देखोगे तो सुई की पूरी लेंथ नज़र आएगी इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको सिर्फ सुई की क्या नज़र आएगी, एक टिप। तो मैंने ना इस सुई को ऐसे लिया और पानी की सरफेस पर इस तरह से ला के रख दिया। जब आप इसे पानी की सरफेस पर ला करके रखोगे तो ये ना कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। एक बार आप देखना, आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है, दिख रहा है? हाँ भाई, ये बात सबको समझ में आई ना क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से देखिएगा, ये सुई है, ये ऐसे करके रखी है इस तरह से, ठीक है, इसलिए दिख रहा है। अच्छा, जब इसको ना बहुत आराम से, बहुत ध्यान से रखोगे ना, तो आप देखोगे कि सुई ना सरफेस पर रुक गई और वो नीचे डूबेगी ही नहीं जाएगी। होना क्या चाहिए भैया, इसकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा, पानी की डेंसिटी कम, इसे डूब जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं डूबती। लोगों ने बोला ऐसा क्यों होता है? तब पता लगा कि सुई ना, इसकी जो सरफेस है उस पर जो टेंशन है, उसकी खिंचाव सरफेस की वजह से, जो उसके ऊपर खिंचाव है, तनाव है, जो पतली सी मेम्ब्रेन है, उसी के ऊपर ये सुई रुकी हुई है। अगर कोई सरफेस को हाथ से मार के तोड़ देगा तो ये सुई वापस क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और सुई अगर डूब गई तो फिर से सरफेस दोबारा बन जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है, आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर मान लीजिए कौन सा, तीसरा मॉलिक्यूल। हमें पता है भैया, इसकी जो सुई है, निडल, उसका अपना वेट भी तो होगा। वो वेट क्या होगा, दैट इज mg। और ये वाला मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स की वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, ऊपर। ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, इस तरफ। अच्छा, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट तोड़ूं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ऊपर और फिर ऊपर, तो ये और ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और जो ऊपर वाला रिजल्टेंट है वो इसको क्या कर देगा, बैलेंस, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सुई ना इसकी सरफेस पर रुकी रहेगी। आप अगर घर पे इसको करने की कोशिश करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। आप एक काम कर सकते हो, एक फिल्टर पेपर ले लो, या फिर जो एक पतला सा पेपर होता है, मान लीजिए जैसे कि टिश्यू पेपर, बहुत ही ज़्यादा पतला, उस टिश्यू पेपर में ना सुई को रख लो, और रखने के बाद टिश्यू पेपर को आराम से पानी की सरफेस पर छोड़ दो।
पेपर को छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा फिल्टर पेपर ले लो, और धीरे धीरे ना पेपर ना पानी को सोखेगा और सोख करके पेपर भारी हो जाएगा और पेपर कहाँ गिर जाएगा, नीचे, और सरफेस पर क्या टिकी रह जाएगी, सुई, निडल, या फिर आप ये काम ना ब्लेड के साथ भी कर सकते हो, और वो ब्लेड ना पानी के अंदर डूबेगा ही नहीं। आप ये चीज़ ऐसे भी देख सकते हो, कई बार हम लोग खाना बनाते वक्त, खाने पकाते वक्त में मसाले डालते कई सारे, आप कोई मसाला लीजिए सूखा, उसके कुछ पार्टिकल्स को पानी के ऊपर डाल दीजिए ग्लास के ऊपर, वो सरफेस पे ही तैरते रहेंगे, नीचे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो सरफेस ना एक खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, और वहां पर एक प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। मैं आपको ये चीज दिखाता हूं, एक बार इधर ध्यान से देखना, सब लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना, और आवाज बिल्कुल मत करना, कोई भी बच्चा नहीं करेगा। हाँ, आप देखना ध्यान से। ये कई सारी पिन है, काफी सारी। अब इसको ये पानी में डालेंगे, देखना। अच्छा, फिर भी इनका भी वजन ठीक है, भारी है ये, फिर भी डूब गई। कुछ फील हुआ जब इसने सुई से डाली, लगा कि यहाँ एक मेम्ब्रेन टाइप थी। अब देखना और ध्यान से, इसने जब डिप किया तो लगा कि एक सरफेस थी, शायद टूट गया। आप खुद ही देखते रहना। अभी भी इसकी उंगलियां जब डूबी हुई थी ना, तो भी सरफेस सी थोड़ी सी दिखी थी। कई बार इसने ट्राई किया, नहीं हुआ। आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है। अब इसने पकड़ने के लिए ना शायद एक हैंडल बना लिया है। अब आराम से इसको डिप करेगा तो ये सरफेस को नहीं तोड़ेगा, इसका हाथ ही सरफेस को तोड़ रहा था। ये देखो, अब तुम्हें फील हो रहा होगा ना कि हाँ यार एक सरफेस सी है जिसके ऊपर ये रुका हुआ है। अब ये सबके साथ ऐसे करेगा, अब सरफेस नहीं टूट रही बिल्कुल भी। ये देखो, दो। अब ये आप लोग फील कर पा रहे हो ना कि हाँ यार एक सरफेस ही है। ये शेप से अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ यार एक सरफेस है जो टूट नहीं रही है, और ये सारे के सारे सरफेस टेंशन की वजह से इसके ऊपर ही रुके हुए। लिखा है ना, फ्लोटिंग पेपर क्लिप एंड सरफेस टेंशन। तो ये पेपर क्लिप है जो सरफेस टेंशन की वजह से इसके ऊपर रुकी। नहीं, वो अटैच ठीक है। एक तो वो फ्री हो रखे, ऊपर से ना ये कोई और वजह भी हो सकती है, इसकी वजह मे बी चार्ज भी हो सकता है। अगर ये चार्ज होगी तो चिपक सकती है। ठीक है, देख लिया। अच्छा, ये खाली ऐसा ही है। हाँ, ट्रेन बन गई। ओके, चलो। अब ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको, मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा अभी, बाद में लिखवाऊंगा, अभी नहीं। तो अब आपको इससे देख के पता लगा कि हाँ यार ये ऐसा है, सच में इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो ये हमने ये बात कर ली। अब एक और चीज़ सुनना ध्यान से, आवाज़ बिल्कुल नहीं, और प्लीज़ ध्यान से सुनना ताकि आपको ये चीज़ें ना क्लियर रहें। इस वजह से मैं बता, पता है अगर आप घर पे जाके एक कांच का, स्टील का कोई भी एक ग्लास ले लेना, और उस ग्लास के अंदर ना पानी भर लेना फुल, जितना भर सकते हो, ऐसे करके। जब लेवल बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा ना, तो आप समझ जाओगे भाई अब पानी डालूंगा तो पानी गिर जाएगा। आप और पानी डालना, नहीं गिरेगा। पता है क्यों? थोड़ा सा पानी डालोगे, हल्का सा लिक्विड का लेवल जरा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पानी डालोगे थोड़ा सा, और बढ़ जाएगा। और पानी डालोगे थोड़ा सा, और बढ़ जाएगा। फिर और पानी डालोगे तो एक टाइम पे ये सरफेस टूट जाएगी और सारे का सारा पानी कहाँ जाएगा, बाहर। ये चीज़ देखी होगी कई बार, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है इस चीज़ के और कभी भी। तो वो जो होता है ना, वो एक पतली सी मेम्ब्रेन बनी होती है जिसके ऊपर क्या होता है, सरफेस टेंशन। अब वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। आवाज़ नहीं प्लीज। सरफेस टेंशन। अब यहां पर देखना, एक सिक्के के ऊपर ना पानी डालना है। 30 सेकंड की वीडियो है, देखो और से देखिए। आवाज नहीं, ध्यान दीजिए। अब लग रहा है कि भाई अब फूट जाएगा, लेकिन देखो कितना पानी डालता जा रहा है, लेकिन वो गिर ही नहीं रही, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ना पूरी की पूरी मेम्ब्रेन ने इसको रोक रखा है। अभी भी अब फील हो रहा है ना, हाँ अब टूट गई भैया सरफेस, काम खत्म।
बस पता लगा इसके अंदर कि है ना एक सरफेस, इसीलिए तो पानी डालता जरा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा लिक्विड इसके ऊपर रुक पाएगा, और ये रुक पाया इस वजह से क्योंकि लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। आवाज़ नहीं भाई प्लीज़। अच्छा अब एक बात सुनिए ध्यान से, अक्सर हमें ये बताते हैं कि भैया बरसात का मौसम है, अब ना डेंगू मलेरिया होने वाला है, मच्छरों को अपने आसपास पैदा ना होने दे, कूलर का पानी समय समय पर चेंज करें, ऐसी चीज़ें होती है ना। दवाई डालने वाले आते हैं तो हम बोलते हैं अरे भैया हमारे यहाँ तो एसी है, हमारे यहाँ कूलर वूलर नहीं है, ऐसे ही करते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं लोग ना, मच्छर ना पैदा हो उसके लिए क्या किया जाता है, करते हैं ना कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देते, और अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसे साफ़ कर देते हैं, और अगर साफ़ नहीं कर सकते तो उसमें मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल डाल दिया जाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अब किसी से पूछोगे कि मिट्टी का तेल क्यों डालते हैं, तो कोई बड़ा आदमी आपको सज्जन पुरुष समझा देगा कि देखो मिट्टी के तेल से ना मर जाते सारे के सारे मच्छर। ऐसा नहीं होता, पेट्रोल से भी नहीं होता। एक्चुअल में जितने भी मच्छर है ना, वो पानी की सरफेस के ऊपर जो सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी है, जो उसके ऊपर पतली सी मेम्ब्रेन है, उसी मेम्ब्रेन के ऊपर आराम से खड़े रह पाते हैं, चल फिर सकते हैं, और अपने जो अंडे हैं वो उसी मेम्ब्रेन पर ही देते हैं। अगर आपने कभी भी देखा हो मच्छरों ने अगर अंडे दे रखे हैं तो ज़मीन पर जहाँ पे भी गंदा पानी है ना, अंडे ना उसकी सरफेस पर ही तैरते रहते हैं। तो आपको पेट्रोल डीजल डालने की जरूरत नहीं है, जाओ और हाथ से नहीं डंडे से सारा हिला दो, सारी सरफेस टूट जाएगी, सारे के सारे अंडे कहाँ चले जाएंगे, नीचे, और सबके सब मच्छर मर जाएंगे। एक्चुअल में ना होता क्या है, हम ना जब इनके ऊपर पेट्रोल या फिर कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं तो उसकी वजह से पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम। उसके ऊपर या तो परत बहुत ही पतली बनती है, इतनी पतली परत कि जिसके ऊपर अगर आके मच्छर बैठने की कोशिश भी करें तो वो बैठते ही ना वो सरफेस क्या हो जाती है, टूट जाती है, और मच्छर समझ जाते हैं भैया इस पानी में तो हम डूब जाएंगे, खतरनाक पानी, और फिर वहाँ पर उस पानी के ऊपर नहीं बैठते, और जितने भी अंडे या कोई भी चीज़ होती है जो सरफेस पर पनप सकती है वो सारी की सारी सरफेस के कहाँ चली जाती है, नीचे। इसलिए हम लोग ऑयल डालते हैं, या तो पेट्रोल या फिर कैरोसिन ऑयल, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। आप अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नजर आ जाएगी, सुनना, मॉस्किटो वॉकिंग ऑन वाटर। कह रहे यूट्यूब ऐड अलाउ करनी है, नहीं करनी। अच्छा अब देखना ध्यान से, आवाज नहीं। अब ये मच्छर है, मादा है पुरुष आई डोंट नो, बट आप मच्छर देखना और आवाज कोई नहीं करेगा। दिख रहा ना कि एक सरफेस पे एक फिल्म है, आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें गंदगी नहीं है, इसके ऊपर रुकी पड़ी है, इसके ऊपर ये कर क्या रहा है पता नहीं, बट सरफेस पे है ना। आप इससे देख के लग रहा होगा क्या कर रहा है, अंडे दे रहा है। भाई अंडे दे रहा है कैसे हो सकता है, अंडे दे रही है हो सकता है भाई, गलत भाई। शिकार कर रहा है क्या, मतलब कर रही है क्या, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अब ना आप इसे अगर देखोगे तो इसे देख करके ना आपको ये पता लग रहा है ना कि एक्चुअल में सरफेस फील हो रही है, समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ये रुका हुआ है, और अगर आप इसकी सरफेस को तोड़ दोगे तो बेचारा डूब जाएगा और इसकी मौत का इल्जाम तुम पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी कि सरफेस टेंशन की वजह से ये भी प्रॉपर्टी। अच्छा एक और चीज़ सुनना, बस आवाज़ नहीं प्लीज़, एक बात और सुनिए, चुप हो जाओ, सुन लो भाई। ये जो दिखा रहा हूँ नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा कि मज़े आएंगे, ये सब पेपर में आता है कि मच्छर अगर पानी की सरफेस पर जाते हैं तो वो डूबते क्यों नहीं है, तो आपको जवाब देना है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, कहीं घर जाके बोलो मम्मी आप जो फीस देते हो ना उसमें मच्छर देख के आया हूँ, तो ऐसा नहीं। अब मेरी बात सुनना, एक और चीज़। अच्छा एक ना ब्रश होता है, शेविंग ब्रश, या एक होता है जिससे आप लोग ड्राइंग बनाते हैं। कभी भी अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए इस तरीके का कोई भी एक ब्रश है जो मैंने ऐसे करके यूँ बना रखा है, अच्छा सा ब्रश बना। चलो भाई ध्यान देना ज़रा, सपोज कर लीजिए इस तरीके से आपके पास कोई भी एक सिंपल सा एक ब्रश बनाया हुआ है, और वो ब्रश ना जब भी आप बनाते हैं ना तो मान लीजिए इस तरीके से इसके हेयर्स हैं, ये ब्रश लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है, अनार जल रहा है। एक काम करते हैं ऐसा बनाते हैं,
अब ठीक है ना, ऐसा झाड़ी लग रही। ठीक है, कोई नहीं। अब ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना सकता, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि बन जाए कुछ अच्छा सा ब्रश। अब ये ज़्यादा खतरनाक हो जाए। अच्छा चलो कोई नहीं। मान लीजिए ये आपके पास एक ब्रश है जो कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देता है, ऐसे करके बनाया जाता है। अब ये तुम्हें पक्का लगेगा कि हाँ ये ब्रश है। लेटी हुई मोमबत्ती, वो भी जल भी रही है। लौ इधर थोड़ने देगी, वो तो ऊपर जाएगी ना। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये ब्रश है, और ये जो ब्रश के आप ये देख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं ब्रश के हेयर्स। ठीक है, ये ब्रश के हेयर्स हैं। ये ना सारे के सारे ना अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग साफ। जब आप इस ब्रश को उठा करके पानी में डिप करते हो और बाहर निकालते हो, तब ये जो शेप है ना, वो ऐसी ना दिखने के बजाय सब के सब आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। स्लिंग टुगेदर, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। देखा, आप कभी ब्रश को पानी में गीला कर दो, इसके हेयर अलग अलग नहीं रहेंगे, सबके सब आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये जो हेयर्स हैं आप इन्हें पानी में डिप करते हैं और पानी में से बाहर निकालते हैं, तब इनकी सरफेस के ऊपर क्या बन जाता है, वाटर की सरफेस। तो जब इनके ऊपर वाटर की सरफेस आ जाती है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन वाली, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने एरिया को क्या करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम। और मिनिमाइज करने के चक्कर में सारे के सारे जो ब्रशेस हैं, हेयर जो ब्रश के हेयर्स हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये तब तक अपने आप अलग नहीं होते जब तक ये पानी सूख ना जाए। जब ये सूख जाता है तब लिक्विड रहा ही नहीं, सरफेस टेंशन नहीं रहा, इस वजह से सरफेस जो है, ये जो हेयर्स हैं, वो सारे के सारे अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं। आप जब इसे यहां देखेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर भी ये चीज नजर आएगी। हाँ, ये देखिए जरा, पेंट ब्रश सरफेस टेंशन। अरे अलाउ यूट्यूब एड्स, प्रीमियम ले लूं, एक्सटेंशन लगा। चलो अब सुनना एक बार ध्यान से। द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन ब्रिस्टल्स। ये देख रहे हो ना, खुले खुले दूर दूर लग रहे हैं। अब नहीं बोलोगे अनार दिख रहा है यहाँ पे। अब ये देखो, अब ये कैसा हो, सेम ब्रश है दोनों के दोनों। ये जब सूखा था तब, और जब ये गीला था तब। अब देखिए ये ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल अलग अलग फैले हुए। इसको पानी में डिप किया, अभी भी दूर दूर ही हैं, क्योंकि फ्री सरफेस नहीं है अंदर की तरफ, वरना सरफेस टेंशन होता। अब जैसे ही बाहर लाए, सारे के सारे आपस में चिपक गए। दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और इसके अंदर ये लिक्विड है, पानी में। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी लोगों को ना? अब ये क्लियर एकदम? अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, आवाज़ नहीं। हाँ, अब यही बात करने जा रहे थे आप। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग नहा लेते हैं तो हमारे जो बाल वाले हैं वो आपस में क्या होता है, चिपक जाते हैं। और वो आपने देखा ना, हमारे देश की महिलाएं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो जब बाल नहा करके निकल के आते हैं तो पहले तो उस पर बहुत बड़ा सा तौलिया लपेट रखा होता है ताकि पानी सारे का सारा सूख जाए। फिर उसके बाद वो बाल यहाँ लाती हैं और तौलिए से खट 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 मारना स्टार्ट करती कि वो सारे का सारा पानी उसमें से कहाँ निकल जाए, बाहर। उन्हें पता हो चाहे ना हो, लेकिन उन्हें इतना पता है कि अगर इसमें से पानी निकल जाएगा ना, तो जो बाल मेरे चिपके होने वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, खुले खुले रहेंगे, तो दिखने में सुंदर लगूंगी और बाल भी अच्छे दिखेंगे। इसलिए जब तक बाल सूख ना जाए, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, जल्दी जल्दी में जब बाहर निकलते हैं तो लड़का मुँह हाथ धो करके ऐसे ही निकल जाता है, और लड़कियां अक्सर बाहर करके कंप्लेन करती, देख बाल अभी तक मेरे गीले में सूखा भी नहीं पाई, इसको जल्दी जल्दी में निकल गई। तो वो ना, इसकी वजह भी ये होती है सरफेस टेंशन। जब तक बाल गीले रहेंगे आपस में चिपके रहते हैं और उतने अच्छे नहीं लगते, और जब बाल सूख जाते हैं तो सारे के सारे एक एक बाल एकदम अलग अलग। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब ना आज का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, पता लग गया सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, बाकी करते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए।